बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल एक तरफ तो पिंडोरा पेपर्स का शोर दूसरी तरफ, और फिर चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब की मुद्दती मुलाजमत की तोसी के बारे में अपोजिशन फिर से सरापा एहतजाज है। हुकूमत क्या एक मरतबा फिर से ऑर्डिनेंस लाएगी? क्या ये ऑर्डिनेंस के जरिए ही मामला चलेंगे? क्या ऑर्डिनेंस फिर से लाना और इस मामले पर भी क्या आईने पाकिस्तान से ये इनराक नहीं करता? इस पर भी बात करेंगे। और लेजेंड आर्टिस्ट उमर शरीफ साहब की तदफीन भी आज हो गई, उनको भी खराज तहसीन पेश करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तमाम मकादब फिक्र जो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा उफक बलोच साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मोहतरमा उफक बलोच साहिबा, क्या आप सुन सकती हैं? जी उफक साहिबा, क्या आप सुन सकती हैं? जी बिल्कुल मैं सुन सकती हूँ। टेक्निकल काइंडली ऑडियो बढ़ाइएगा। उफक बलोच साहिबा, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बताइएगा, ये पिंडोरा पेपर्स में तो आपकी काबीना के भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं, तो सिर्फ एक सेल बना देना क्या काफी है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक पेंडोरा पेपर्स का जो मामला चल रहा है उसमें एक बात देखने की है कि इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन भी हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से पहले ही खैर मुकदम कर दिया गया था इस सारी कार्रवाई का और इस सारे मामले का। ये चीज इंडिकेट ये करती है कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी जो पीटीआई के मंशूर का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था, वो ट्रांसपेरेंसी अब दिखाई जा रही है। उस ट्रांसपेरेंसी को फॉलो किया जा रहा है। तहकीकात जो है शफाफ, उन्होंने इमरान खान साहब ने खुद ये चीज मेंशन की अपने ट्वीट में भी कि इसकी शफाफ तहकीकात करवाई। कैसे होंगी वो शफाफ तहकीकात उफक? देखिए, शफाफ तहकीकात ऐसे होंगी कि इमरान खान साहब डायरेक्ट तो ना आपको सजा सुना सकते ना मुझे सजा सुना सकते। तो इस मामले की तहकीकात होंगी, इनको इनके रेलेवेंट कोर्ट्स में भेजा जाएगा, रेलेवेंट जो अथॉरिटीज हैं उन तक भेजा जाएगा। सारा मामला जब बफर होगा फिर जो सजा है वो तो कोर्ट सुनाएगा। नहीं उफक बलोच साहबा, जो तहकीकाती, सॉरी फॉर इंटरप्ट, जो तहकीकाती सेल आप बना रहे हैं उसमें ठीक है इदारों के लोग शामिल हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप जेआईटी बनवाते हैं? जैसे ऐसे कबल पनामा लीक्स जब आया तो वजीर आजम साहब ने स्पेशल जेआईटी बनवाई और खुद फिर उसको परसू किया। तो वो जो उस वक्त के पीएम साहब जो सीरियस थे कि मुल्क का पैसा अगर किसी ने चोरी किया है, तो आपको नहीं लगता कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ कार्रवाइयां हुई वो इन लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए? देखिए, कार्रवाई मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं, काफी और भी नाम और भी पार्टी के जो परिचय हैं वो शामिल है। लेकिन जहां तक तहकीकात की बात है तो बिल्कुल एक सिस्टम जेआईटी में देखिए ना, पेशियां कभी हुई कभी नहीं हुई, उस तरह से अब अगर एक बेहतर तरीके से, एक रेलिवेंट तरीके से एक चीज को अगर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए या एक एसओपी फॉलो की जाए तो मेरे नजदीक वो चीज ज्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। ऑपोजिशन का भी यही मुतालबा है कि ये जो आपने तहकीकाती सेल पीएम साहब ने बनाया है, ये तो उल्टा मुबैना तौर पे आप उनको सेफ एग्जिट दे रहे हैं, या कि उनको आप कहीं वो कहते हैं ना कि छतरी तले आप उनको छुपाना चाह रहे हैं? क्या ही अच्छा हो कि आप इस पे स्पेशल जेआईटी बनवाते और इन मामलात को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते ताकि वो इसका फैसला करें। नहीं देखें साजिद, ऐसा बिल्कुल ये बहुत गलत तासुर है कि किसी को सेफ एग्जिट दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक बात है सारी तहकीकात की, तो देखिए तो हम पहले क्या होता था, अभी तक हमारा सिस्टम सॉरी टू से गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, जिनके लंदन में महलात है उनके लिए अलग है, और यहाँ पे एक साइकिल चलाने वाले के लिए नहीं। तो उफक साहबा, अभी आप साबित करें ना, अभी पीटीआई हुकूमत और वजीर आजम साहब को ये अच्छा चांस मिला है कि वो आज साबित करें, वो परवाह ना करें कि मेरी हुकूमत को क्या होगा। आप ये देखें, ट्रांसपेरेंसी का ये आलम है और सारा के देखें आईसीआईजे की तो ये भी रिपोर्ट तक आ गई कि स्पेशली खान साहब की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। अच्छा, अप्रिशिएट उनकी कंपनी। अब चल, जहाँ तक ऐसे पीएम की भी बात है, स्पेशल असिस्टेंट की, तो वो क्योंकि इलेक्टेड नहीं थे तो उनका तो वो कोई बनता ही नहीं था कि उनके कोई असासाजात जो है जारी करें, लेकिन उन तक को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने बाउंड किया और उन तक की एसेट डिक्लेरेशन करवाई, क्योंकि हर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा, और सबने किए भी। लेकिन क्योंकि देखें ये मामला अचानक खुलते हैं और इस तरह के जब पेपर्स आते हैं तब हमें जो है मौका मिलता है या फिर एहतसाब का भी
बिल्कुल इससे कोई नफी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं और जहां तक हमारे वजीर आजम साहब भी हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि कार्रवाई होगी, तहकीकात होगी और बहुत शफाफ तरीके से होगी, जो कि हो भी रही है। उफक बलोच साहबा, माजी में भी कई सेल बने, कई कमेटियां बनी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ये आपको पता है। अगर आपको नहीं लगता कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने इस पे मतलब इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, तो आपके मंशूर को, आपकी साख को भी झटका लग सकता है कि आपने वजीर आजम और आप लोग हुकूमत बचाने के लिए शायद कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। और एक बड़े अफसोस की बात यह है कि भारत जैसे इतने बड़े मुल्क के गिनतियों के नाम आए हैं और पाकिस्तान के 700 लोग, और लंदन में 5वें नंबर पर हम लोग आते हैं सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने वाले। देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन जहां तक सारी बात है कि लोग आप जो कह रहे हैं कि GITs बनाई जाए, कोर्ट में बुलाया जाए इनिशियली ही, और ये सारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है हमारा, देखिए उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं, अपने ताल्लुकात भी। आप बताइए मुझे कि अब तक कौन सा हमने, अगर लेट्स से 10 में से हमने कितने केसेस इस तरह के कामयाब होते हुए देखे, या इंसाफ नजर आते हैं, ट्रांसपेरेंसी नजर आती हुई देखी है। तो इस वजह से अभी जो अगर तरीका अपनाया जा रहा है, ये बिल्कुल वर्ल्ड वाइड माना हुआ तरीका है और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही सेंस में। लेकिन आप मतलब आपका ये कहना है कि JITs पे नहीं बननी चाहिए, आप इनको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हवाले नहीं करेंगे ये तमाम चीजें? देखिए, वो मामला अल्टीमेटली कोर्ट तक जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली वो कोर्ट ही सजा सुनाएगा, कोर्ट ही फैसला बालादस्ती हमारी अदलिया की ही होगी। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस तक इन लोगों को पहुंचाना, चाहे ख्वाह वो कोई भी हो, तो गुजार के क्या उफक बलोच साहबा, क्या बेहतर नहीं था कि वजीर आजम साहब कहते कि अगर आप लोगों के नाम आ गए हैं तो आप सारे मुस्ताफी हो जाएं, जब तक आप सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं होते? के मुताबिक, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक तो देखें अब वही होना है ना, जो जाहिर है ऑफिस होल्डर्स, अगर किसी ऑफिस होल्डर्स का नाम आया है तो वो तो ऑटोमेटिकली उसने जो है अपने ओहदे से नहीं, हमारे एक रवायत है ना मोहतरमा, इखलाकी जुर्रत कोई करता नहीं है। नहीं, इखलाकी जुर्रत, देखें मैंने आपको शुरू में ही बात की, अपने शुरू में ही जो है वो मेंशन किया कि इमरान खान की हुकूमत या हमारा जो मंशूर है PTI का, उसका इंटेग्रल पार्ट ही ट्रांसपेरेंसी था। और जब वजीर आजम ने ये चीज इशू होते ही खुद कह दिया, खुद बयान दे दिया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये मामला चलाया जाएगा, तो लॉ तो फिर लॉ के मुताबिक तो यही होना है ना जो आप जिक्र कर रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन नेब की तैनाती पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं और फिर आप ऑर्डिनेंस की तरफ जा रहे हैं, तो अपोजिशन को आप एतमाद में ले नहीं रहे और फिर आप मुद्दत मतलब उसकी तौसीह किए जा रहे हैं उनकी मुलाजमत में, तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? पहले ही ये उंगलियां आपकी तरफ हैं कि आप मनपसंद बंदे रखने जा रहे हैं, या जो आपके वो कहते हैं ना कि यस मैन है, आप उनको तरजीहात में रखते हैं, तो आप अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं ले रहे मोहतरमा? देखिए, जहां तक अपोजिशन को एतमाद में लेने की बात है, तो अपोजिशन ने पहले कौन सी शफाफ जो है वो चेयरमैन की नैब की जहां तक कार्रवाइयां रही हैं, वो अपनी कहा उन्होंने इस अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा क्या देखा? लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन से आप इनहराक हो रहे हैं, आपको उनको एतमाद में लेना चाहिए, आप ऑर्डिनेंस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो आप एक जमहूरी हुकूमत हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बालातर है पाकिस्तान का, हमारे कंट्री का, लेकिन एट दिस पॉइंट हमारे लिए ये देखना, इस बात का तयन करना भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के इतने क्रूशल स्टेज में उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए क्या हो रहा है। पहले हम इतना करप्शन से हम लोग लड़ रहे हैं, निपट रहे हैं, हर किस्म की जो है हम तरीके अपना रहे हैं करप्शन को इरेडिकेट करने के। तो अब मेरे ख्याल से जो तरीका, देखिए स्ट्रैटेजी चेंज होती हैं और वो सिचुएशन के साथ और अपने मुल्क के मफाद में को शेप करना, चेंज करना जो है वो ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। मनपसंद यहाँ पे कोई भी नहीं। ठीक है उफक बलोच साहिबा, आपका सवाल आ गया। अब लास्ट में मुझे बताइएगा कि उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर वफाकी हुकूमत ने 3 दिन शोक का ऐलान किया था और उसके बाद हमने देखा वजीर आजम साहब की सालगिरह हुई और गवर्नर हाउस में
जो कुछ हुआ, शायद आप भी वहां मौजूद होंगी, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन पीटीआई की पार्लिमानी लीडर से लेके आपकी जो कराची की और सिंध की तंजीम है, तमाम लोग वहां मौजूद थे और वहां पे जो गाने बजाए गए, जो मामलात हुए, तो एक तरफ पाकिस्तान के एक हीरो का इंतकाल हुआ और आप शोक का आप ऐलान कर रहे थे, और दूसरी तरफ ये तमाम चीजें हो रही थी और आज उनकी तदफीन भी हो गई। तो क्या मैसेज जा रहा है हमारे नौजवानों को मोहतरमा? देखिए, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं तो इस्लामाबाद में थी, मैं तो यहाँ थी नहीं। लेकिन देखिए, इस तकरीब का इनेकाद जो है वो वजीर आजम के कहने पे नहीं हुआ। वो जाहिर वर्कर्स होते हैं, असल में ये सेलिब्रेशन सच था नहीं जिसका रंग दे दिया गया। वो एक डॉक्यूमेंट्री थी खान साहब के लिए, एक उनके जो है फैन ने बनाई। नहीं, एक म्यूजिकल शो था वहां पे, कुछ डांस भी मामला डांस के हुए और एक धूम धड़का था। के लिए अगर कोई वर्कर कर देते ना डांस वगैरह, बिल्कुल ऐसी पोस्टपोन भी तो हो सकता था मोहतरमा ये प्रोग्राम। जी बिल्कुल, लेकिन अगर वर्कर्स की मोहब्बत इतनी हो कि वो अपने लीडर की सालगिरह मनाने और ये उसका जज्बा होता है, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी, क्योंकि हमने अपना एक एसेट खोया है। हमारे मुल्क का एक बहुत अजीम जो है वो फनकार थे, उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर हमारा नाम रोशन किया, वो एन आइकॉन। और बिल्कुल इस बात पे मुझे भी शायद काफी हद तक शर्मिंदगी तो है, लेकिन देखें चले ये बहुत अच्छा जेस्चर है कि आप एक्नॉलेज तो कर रहे हैं, वरना अलबत्ता बहुत सारी आपकी रहनुमा एक्नॉलेजमेंट करने में जरा टाइम लगाते हैं। नहीं है, हमने अपने हमारे बहुत अजीम नाम हम होते जा रहे हैं, और दुख का मकाम ये है कि हम उनकी तरह के नाम शायद पैदा करने का चले फिर मोहतरमा, जहां उनके घर में उमर शरीफ साहब की फैमिली और उनके लाखों फैंस अफसुर्दा थे, गमजदा थे, और आज उनकी तदफीन हुई, तो आपने देखा होगा हजारों का मजमा था, तो माजरत करेंगे आप उनकी फैमिली से? देखिए, माजरत बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए वर्कर्स के बिहाफ पे हम कर सकते हैं। एक जो कारकुन होता है साजिद, उसका जो जज्बा अपने चेयरमैन या अपने लीडर के लिए होता है, वो एक तरह का आशिक होता है। इस चीज को भी एक्नॉलेज करें। उफत बलोच साहबा, आपके एमपीएस और एमएनएस भी थे? जी बिल्कुल थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जाहिर है फिर वर्कर्स का सेंटिमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्कर्स होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को बैक करना, उनको अगर वो अपनी लीडर की सालगिरह के मौके पर, और हालांकि ये सालगिरह के लिए इनकाद नहीं था स्पेशली, या सालगिरह मनाने के लिए, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो इसी मौके पे किसी ने बनाई थी, उसका एक शोकेस होना था, जो कि बहुत मतलब अंदाज। कितने ग्रुप हैं? हमारे जो जराए का कहना है कि अफहाम और तफहीम के अभी तक आपके मामलात हल नहीं हुए। एक हलीम आदिल साहब का ग्रुप है, तो दूसरा खुरम शेर जमान का है, तो तीसरा आमिर लियाकत हुसैन का है। ऐसा क्यों है मोहतरमा? देखिए, ये बात अगर कोई कह रहा है कि पार्टी के अंदर ग्रुप्स हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर का एक वर्कर से लेकर टॉप टीयर तक जो है वो खान के विजन के लिए और पीटीआई के और स्पेशली पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए अपना पार्ट प्ले कर रहा है। जहां तक आपने सीनियर रहनुमाओं की, आमिर लियाकत हुसैन साहब का इस्तीफा आ गया। माजी में भी हमने देखा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मामलात पे वो नाराज दिखाई दिए थे माजी में भी, और इस बार भी उन्होंने इस्तीफा दिया। तो कहीं कुछ है, आपको लग रहा है कि पार्टी में मतलब ग्रुपबाजी हो रही है? कहीं कोई नाराज अरकान है, उनको मनाएगा कौन? पीटीआई के फ्रंट पे सब लोग बिल्कुल यकजहती के साथ काम कर रहे होते हैं। हर कोई पर्सनल इंटरेस्ट पे बालातर होके खान का विजन लेके चल रहा होता है। जहां तक इस्तीफों की बात है या खफगी की बात है, तो देखिए वो एक इंडिविजुअल बेस पे होता है। डेफिनेटली देखिए, एक घर में भी जो है ना वो थोड़े इख्तलाफात आते हैं। हर किसी को काम करने का स्टाइल अलग होता है, हर जो लीडर्स हैं इनकी फॉलोइंग, इनके फॉलोअर्स अलग है, तो जाहिर सी बात है चले ग्रुप। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा उफत बलोच साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने मौकिफ बताया। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और कोशिश करेंगे कि दीगर लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करें। जिस वक्त में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट मुनव्वर आलम ने। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपने टाइम दिया, खुश आमदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बताइएगा, ये पेंडोरा पेपर्स में बहुत सारे लोगों का जिस तरह नाम आया है, और सबसे भारत से भी हम बाजी ले गए, 700 पाकिस्तानी हैं और हम 5वें नंबर पर हैं, जो कि लंदन में जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, खरीदते हैं। शर्जील इनाम मेमन का नाम एक मरतबा फिर
गर्दिश कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वजीर आजम साहब का जो तहकीकाती सेल बनाना क्या काफी है, या मजीद JIT और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाना चाहिए, या माजी का हिस्सा बन जाएगा कि कमेटियां तो बनी लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ? आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, इसमें दो कैटेगरीज हैं हमेशा से। ये जो सहाफियों की ऑर्गेनाइजेशन इसकी रिसर्च करती है, इन्होंने 4 साल पहले भी इसी तरह के पानामा पेपर्स लीक किए थे। और पानामा ऑफशोर कंपनी बनाना कोई नाजायज काम नहीं है। असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो पब्लिक होल्डर्स हैं ऑफिसेज और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसेज रख चुके हैं और उनकी इतनी सैलरी, उनकी इनकम मैच नहीं होती उन ऑफशोर कंपनीज से, प्रॉब्लम वहां पर है। 700 अफराद का ये बनाना, कंपनीज बनाना इशू नहीं है। असल तो उन सियासी और उन अफराद का जो सरकारी नशिस्तों पर रहे या सरकारी ओहदों पर वो रहे, और उन अफराद की ऑफशोर कंपनियां होना, उसमें असल में मसला है। 700 के 700 अफराद सरकारी ओहदेदार नहीं है, न वो कभी रहे हैं। उसमें बहुत एक छोटा पोर्शन है, तकरीबन अब जो सामने फिगर आई है वो 44 अफराद ऐसे हैं जिसमें साबिक सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और साबिक सिक्योरिटी इदारों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान भी हैं जो इसमें हैं। तो 700 में से अगर लिस्ट को हम सॉर्टिंग करें तो यहाँ पहुंचती है जिन्होंने सरकारी ओहदे रखे और वो सरकारी तौर पर किसी ओहदे पर फाइज है, उनकी इंक्वायरी हुकूमत कर सकती है। दूसरी जो पोर्शन है वो बिजनेसमैनों का है और मुख्तलिफ और अफराद का है जो ट्रेडिंग करते हैं, तो कि उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने कितने टैक्स चोरी किया, और अगर वो किसी भी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और चीज में मुलविस तो उसकी भी बात होनी चाहिए। हुकूमत की जो तहकीकाती सेल है मुनव्वर, वो बताएंगे कि वो काफी है, हुकूमत इंटरेस्टेड है, या आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है? देखिए, मियां नवाज शरीफ के जमाने में अगर आप देखें तो इसमें क्योंकि उनका खुद का नाम इसमें आ गया था तो कोई JIT तश्कील नहीं दी गई थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान और सेनेटर सिराजुल हक जो कि जमात इस्लामी के सरबराह हैं, वो जो है वो कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ये सारी चीजें, हियरिंग, वो सारी चीजें शुरू हुई थी। लेकिन उसकी भी हैरानकुन बात यह है कि मियां नवाज शरीफ पानामा पेपर्स की बुनियाद पर हुकूमत से बाहर नहीं हुए थे, बल्कि अकामा पे, बिल्कुल ऐसा ही है, अकामा था, उस पर वो बाहर हुए थे। वो इस पानामा पेपर्स में इससे पहले कुछ मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों को तो कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन सरकारी सतह पे जो अफराद हैं उस अब तक कोई सजा याफ्ता पानामा के हवाले से नहीं है। अच्छा मनवर आलम, आपको नहीं लगता कि फिर ये कैरेक्टर एसोसिएशन और एक दूसरे पर जो कीचड़ उछाला जाता है, हम अपने आने वाली नस्लों को, यूथ को, नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से भी गोलाबारी है, हुकूमत की तरफ से भी गोलाबारी है? करेक्टर असैसिनेशन की बात नहीं है। देखिए, करेक्टर असैसिनेशन की बात नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि जब एक चीज सामने आई है जो कि इससे कबल उन अफराद ने खास तौर पे कि जिन्होंने कभी सरकारी दफातर या सरकारी ओहदे रखे हैं, उन्होंने जाहिर नहीं किए, तो ये क्वेश्चन मार्क तो है। ठीक है, अगर तो चीज साफ सुथरी होती है तो उसे जाहिर कर देने में क्या मसला है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिन अफराद ने नहीं की है और हिडन तौर पे ऑफशोर चलाई है, तो ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो हम नहीं कह सकते ये करेक्टर एसोसिएशन है या एक दूसरे पर बयानबाजी है। जिसका भी नाम आया है उसके लिए JIT भी तश्कील दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें जैसे पहले उन्होंने सो मोटो भी लेना चाहिए और पिटीशन भी दाखिल होनी चाहिए। तो ये तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए। चले आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेब चेयरमैन की तैनाती पे भी ऑपोजिशन भी हमें काफी गमजदा नजर आ रही है, और दूसरी जानिब आपको नहीं लगता कि विफाकी हुकूमत फिर जो मुद्दत मुलाजमत में तोसीक करने जा रही है? ये बहुत मैं आपके सवाल समझ गया। असल में तो हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। ये जो नए चेयरमैन इस वक्त बैठे हुए हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था वो किस किस ने निकाल के देखा है? आपको पता है कि ये साहब कैसे आए थे? इनको ये जो नाम थे, उस वक्त जो नाम आए थे चेयरमैन नैब के लिए, और उसमें से जो सॉर्टिंग हुई थी, तो कौन कौन से अफराद ने इन पर इत्तफाक किया था तो जिसके बाद तैनात हुए? ये बहुत शॉर्ट मेमोरी हमारी कौम की है।
जिस वक्त जस्टिस जावेद इकबाल आए थे, उस वक्त आप ये देखें कि इनकी तैनाती अपोजिशन और हुकूमत दोनों की मंजूरी से हुई थी और ऐसा ही अपोजिशन है। लीडर उसमें प्रोसेस में शामिल थे और इनके नाम की मंजूरी में ये जो जब प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था, सब एग्रीड उस थे। वक्त जी सब एग्रीड थे। ठीक है, अभी भी जो शिकें सामने आई हैं उसमें ऑपोजिशन लीडर से और उनसे मुशावरत होगी, नए ऑर्डिनेंस की तब्दीली नहीं आ रही। रही बात एक्सटेंशन की कि एक शख्स और कानून में तब्दीली की कि एक शख्स अगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है और ऑब्जेक्शन है, तो लक्ष्य है कि जिस वक्त अगर इनको एक्सटेंशन देनी होगी तो ये उसमें ये तब्दीली कानून की कि जी ऑपोजिशन से उस पर राय न ली जाए, ये जो है हुकूमत की नीयत को जाहिर करने की खुद ही ये बात मायूब है और ऑर्डिनेंस के तहत इसको लाना ये शक की बात है। हाँ, अगर तो ये कानून साजी को पार्लियामेंट में लाया जाए, उस पर बहस हो, हुकूमत और अपोजिशन उस पर साथ देखें और कानून में कोई तरमीम कर दी जाए, तो ये आईनी तरीका है। अगर तो ये तरीका अडॉप्ट किया जाएगा तो इख्तलाफात ठीक है, अप्रिशिएट, ठीक है। ऑर्डिनेंस आया जाता है तो मुझे ये लगता है कि ऑर्डिनेंस को कोर्ट उड़ाकर बाहर फेंक देगी। पहले जो ऑर्डिनेंस है उसमें कई ऑर्डिनेंस ऐसे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, लास्ट में मुनव्वर आलम, आपने जिस तरह कहा कि मुमकिन है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को या अपोजिशन की तमाम जमातों को मना लिया जाए, लेकिन वफाकी वुज़रा ने तो मना कर दिया कि हम स्पेशली शहबाज शरीफ साहब से तो बात करेंगे ही नहीं। आपने अगर नहीं करेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं करेंगे तो ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा मामला और ये डिस्प्यूटेड मामला ज्यादा से चलेगा नहीं और कोर्ट इसको आ जाएगा, तो ये हुकूमत को एक और महाज पे नाकामी का सामना होगा। तो जो भी हुकूमत को ये मशवरा दे रहा है कि वो अपोजिशन लीडर से बात न करें और अपोजिशन से की जमातों से बात न करें इस मौजू पे, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, वो बेवकूफ है। बगैर अपोजिशन इस तरह की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और उसका जो फैसला आएगा उस पर हुकूमत कौन है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मुनव्वर आलम, आपने रहनुमाई की इन तमाम चीजों पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात को भी शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के समद बलोच ने। समद, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया समद, आपने टाइम दिया। पेंडोरा पेपर्स आपको देखा आपने कि बहुत सारे लोगों का नाम आया। मैं बाकी वफाकी हुकूमत की जो शख्सियात हैं, काबीना में बैठे हुए लोगों का नाम एक तरफ, आप मुझे बताएंगे, आप सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, शर्जील इनाम मेमन का नाम एक मरतबा फिर से गर्दिश कर रहा है और वो वीडियो पैगाम में भी बता रहे हैं कि मैंने तमाम चीजें डिक्लेयर की हैं। तो ये इस तरह की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आती हैं और फिर कैरेक्टर एसोसिएशन का सिलसिला शुरू होता है। तो आपको लग रहा है कि वफाकी हुकूमत और पीएम साहब का जो तहकीकाती सेल है ये काफी है? थैंक यू सो मच साहिब भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात यह है कि ये तो देखो जब पेंडोरा बॉक्स जो खुला है, अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम जो है सारे नामों को छोड़ के एक ही नाम के पीछे पड़ जाते हैं, यार इसका नाम क्यों है। होना तो नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा। अगर शर्जील इनाम मेमन साहब इसमें मौजूद है तो उनको पेश होना चाहिए, अपने को क्लियर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सूरत में मौजूद हो। अगर वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं, अगर उनको सजा लगती है तो लगना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो शर्जील मेमन हो या कोई भी हो। इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी नाम आपने और मैंने देखे हैं जो अब तक मीडिया के सामने गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नाम आज के वफाकी वज़रा नहीं है। बिल्कुल है, वफाकी वज़रा है। इमरान खान साहब जब पनामा लीज के बारे में कह रहे थे कि वजीर आजम साहब को इस्तीफा देकर तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होना चाहिए, तो क्या आज वज़रा पर, उनकी हुकूमत पर, उन पर ये लिमिटेशन नहीं हो सकती कि वो लोग वज़ारत छोड़ के कमीशन के सामने पेश हो? सर, ये रिवायत आप स्टार्ट कर दें, शर्जील इनाम मेमन साहब को इस्तीफा देना चाहिए सिंध असेंबली से, आप रिवायत ये डालें, फिर वफाकी हुकूमत पे भी आप उंगली उठाएं। सूबा असेंबली के मेंबर है, वजीर नहीं है। ठीक है, तो सर मेंबर आवाम के वोटों से बनकर आता है, उसका रिजाइन करने का कोई इख्तियार नहीं बनता। सर वो तो वो वजीर होता, वफाकी वजीर होता है, सूबाई वजीर होता, तो आप सवाल कर सकते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। सर अगर वो असेंबली के मेंबर हैं तो असेंबली रुकनियत से वो हट जाएं, वो बोले कि मैं अब सादिक और अमीन नहीं रहा, मैं पहले सादिक और अमीन बन जाऊं। सुने मेरे मोहतरम अजीज, जो वजीर आजम जिस नारे के ऊपर क्यादत करता था, आज अपने वजीरों से हम नहीं कहते कौमी असेंबली का सीट को हटाए, हम नहीं कहते सेनेट से हटाए, हम कहते वजारत से हटाए। पहले उनको इतनी तो हिम्मत कर ले, इतनी गत तो पैदा करे, अपने अंदर इखलाक की जरूरत पैदा करे कि जो वजीर ओहदों पर बैठे हुए सबसे पहले इस्तीफा लिया जाए। ठीक है, आप वज़रा है,
आप देखो वजीर जो है असरदार हो सकता है, एक मेंबर सूबा असेंबली असरदार नहीं हो सकता कमीशन के ऊपर। ठीक है, सवाल है, ये सवाल करना चाहिए आप लोगों को, वजीर आजम से, पीटीआई के लोगों से, कि कल तक जिस एथिक्स के ऊपर आप नारेबाजी करते थे वो आज खिलाफियत कहाँ चला गया मेरे भाई? वो नारे कहाँ चले गए आपके? और कैसे मुमकिन है हम इस बात पे बिलीव करें कि वजीर आजम साहब इंसाफ करेंगे? क्यों अलग कमीशन बनाया जा रहा? जब असेंबली के अंदर टीआरओ की बात की जाती थी उससे इमरान खान को एतराज था, आज अपने सरबराही के कमीशन पर कैसे एतराज दिए उनको? ठीक है, भाई देखें, बात ये है, चीजों को बेहतर तरीके से अंदाज में चलाने के लिए चाहिए ये था कि एक बेहतर अदालती कमीशन बनाया जाता। इन बातों के ऊपर मेरी जो आप कह रहे हैं समद साहब, ये बात हम कर चुके हैं, ये सवाल हम कर चुके हैं। मेरा ये कहना है कि आपने बजा कहा कि वजीर आजम साहब को जेआईटी बनवानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और तहकीकाती सेल नॉट इनफ, लेकिन इखलाकी जो आपने कहा जहां तक बात है, तो ये आज तक रवायत रही तो नहीं हमारे मुल्क की कि खुद से कोई कहे कि जी अगर मुझ पर कोई चोरी साबित होती है तो मैं खुद से रिजाइन करता हूं। ऐसी रवायत हमें दिखती नहीं है। सर हम तो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये रिवायत नहीं रही है। इस रिवायत के नारे को लेकर 2 साल सुप्रीम कोर्ट के काला कोट पहनकर इमरान खान हाजिर देते रहे कि वजीर आजम को जरूरत करना चाहिए, तो आज वजीर आजम है खुद ना के लोगों से इस्तीफा, या तो फिर आप सब गलत थे, या तो आप गलत थे, या कल आप झूठे थे, या आज झूठे हैं। 2 बातों में से एक बात है। चले आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन नैब की तैनाती और मुलाजमत मुद्दत में फिर इजाफे के लिए अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जा रहा और वफाकी हुकूमत फिर मुझे और तमाम जो हमारे जराए बता रहे हैं कि फिर एक ऑर्डिनेंस मुमकिन है आ जाए, तो आपको लग रहा है कि ये आइन के इनराक नहीं होगा? साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को इस तरह से बयान करूंगा कि ये हुकूमत तो गुज़श्ता मेरे ख्याल में 3 साल से ऊपर गुजर चुका है। क्या इन 3.25 साल के अंदर हुकूमत ने किसी भी बिल पे अपोजिशन को एतमाद में लिए पास किया है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या ऐसी पॉलिसीज हमेशा से किन दौर में इख्तियार में आए हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क को चलाया जाए? इसका मतलब ये है कि जो वजीर आजम जिस पार्लियामेंट के वोट से वजीर आजम बने हैं, उस वजीर आजम को उस पार्लियामेंट के वक़्त का एहतराम का कोई अंदाजा नहीं है। उनको अंदेशा है कि ये पार्लियामेंट शायद मुझे इस तरह काम करने की इजाजत नहीं देगा, इसलिए वो ऑन बोर्ड नहीं लेता। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन नैब को जो मुसलसल, देखिए आप मुझे बताएं कि क्या इस मुल्क के अंदर और लायक लोग नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर और काबिल लोग नहीं है? नहीं, को लोग हैं, लेकिन उनको वो अपनी मजबूत चाहिए जो इनके कहने पर लोगों को। लेकिन आप माजी को भी तो ना भूलें कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की जब तैनाती हो रही थी तो तमाम लोग एग्रीड थे। आज फिर ऐसा क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है? आईने पाकिस्तान के तहत हर एक इदारे के सरबराह के लिए 3 साल का मुकर्ररा मुद्दत ताजुम होता है। 3 साल के उनके तैनाती पर हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन आज क्या पाकिस्तान के अंदर और लोग मौजूद नहीं है? उनको ताजना नहीं किया जा रहा। अगर से चलो दूसरी बात है, हमें एतराज है या नहीं है ऑन बोर्ड? क्या पार्लियामेंट को लेना वजीर आजम का, हुकूमत का काम नहीं होना चाहिए था कि आप अपने पार्लियामेंट को, अपने मेंबरान को, अपोजिशन अरकान को ऑन बोर्ड लेकर फैसले करते हैं? लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जमहूरी सोच नहीं है, सियासी सोच नहीं है, सियासी रवायात को उनको बरकरार रखना ही नहीं है। तो इस तरह के फैसले ये हमेशा से आमरीत के दौर में होते रहे। कल को आमरीत वर्दी में था, आज का आमरीत जो है वर्दी का, इतना फर्क है। तो ऑपोजिशन को जो किरदार अदा करना चाहिए था, जिस तरह आप लोग लीड कर रहे थे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे थे, तो सबसे पहले आप ही हमारे जराए बता रहे थे और पूरा मीडिया आपको चीख के कह रहा था कि आप ही सबसे पहले साइड होंगे और हुकूमत को सॉफ्ट कॉर्नर देंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपने तो खुद सॉफ्ट कॉर्नर दिया है? आप खुद चाह रहे हैं कि आईनी मुद्दा पूरा हो हुकूमत का? मुझे ये बताया कि जमहूरी दौर इक़्तिदार में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म एहतजाज करने का, अपोजिशन को टफ टाइम देने का कौन सा होता है? रोडों पर या फ्लोर ऑफ द हाउस? फ्लोर ऑफ द हाउस। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी बिल के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया है अब तक? ठीक है, इस बात को आप भी एग्री करते हैं कि आज भी अगर कौमी असेंबली के अंदर महंगाई हो, आज अगर आपके बजट के ऊपर मामला हो, आज अगर आपके किसी भी बिल के ऊपर मामला हो, आज अगर पाकिस्तान में किसी भी तालमेल का मसला हो, आज अगर अफगानिस्तान का इशू हो, सबसे ज्यादा चीफ की अपोजिशन का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर रही है, जो हम समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर
एक डेमोक्रेसी दौर इख्तियार के अंदर जो हमारा जगह है एहतजाज करने का, वहाँ हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। चाहे ये 10 दफा गैर जमहूरी फैसले करें, हमें उस पर कतई नजर, ये 5 साल के बाद फिर जाएगी आवाम में। आवाम ने फैसला करना है अच्छे से या बुरे से, क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा। मतलब अगर आवाम की उमंगें, और जब आप एक तरफ कहते हैं कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है और ये हुकूमत मुल्क चला नहीं सकती, तो फिर इस हुकूमत से निजात के लिए कई मौके आपको मिले, तो आपको नहीं लग रहा कि आप कई बार मौके मिलने के बाद भी मतलब नाकामी आपका मुकद्दर रही अपोजिशन का, और हुकूमत अपना आईनी मुद्दा पूरा करने की तरफ जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खून से बड़ा कोई खून इस मुल्क में नहीं हो सकता, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खून का दर्द पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कारकुन ने जो है अपने सीने पर सहा है। लिहाजा हम जानते हैं कि ये जो घिसी पिटी टूटी हुई जमहूरियत हमें मिली है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खून के सत्ते में मिला है। लिहाजा हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी अमल से उस जमहूरी निजाम को थोड़ा सा भी खतरा लाक हो। हमने कभी भी मफादात की सियासत नहीं की, मवाक़ी परस्ती की सियासत नहीं की। हाँ, ये जरूर कहते चले आए कि जहां पे हमें महसूस होगा इस कौम के साथ ज्यादती हो रही है, वहां अपनी फरोरदहाऊ हुकूमत को टप्पा देने की कोशिश करते रहेंगे। और दूसरी बात है, जिन देश की आप बात कर रहे हैं कि जहां हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थे जनाब, वहां हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज थे जो शायद समझता हूँ अपनी वर्दियां चिल्लाकर बैठे हुए थे कि किसी तरह से हम जो है मुल्क के अंदर से इस टूटी फूटी जमहूरियत का खात्मा करें, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी तौर पर किसी को नहीं देगी। चले आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मुझे बताइएगा कि तमाम पाकिस्तानी और न सिर्फ पाकिस्तान, दीगर मुल्कों में मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मरहूम उमर शरीफ साहब की आज तदफीन हो गई, तो हजारों लोग जनाजे में शरीक थे, हर आंख अश्क बार थी। क्या अल्फाज उसके लिए और किस तरह आप उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे कि हमारे मुल्क में हीरोज की कदर पहले भी है और मरने के बाद भी है? अलबत्ता देखा ये गया, हमने सवाल पूछा वफाकी हुकूमत से कि आपने तो शोक का ऐलान किया था, फिर इमरान साहब की बर्थडे का सेलिब्रेशन गवर्नर हाउस में हुआ और वहां पे ढोल की थाप थी, न सिर्फ कारकुनान, MP, MNA सब मौजूद थे, तो दूसरी जानिब उमर शरीफ की फैमिली और उसके लाखों जो फैन हैं वो गमजदा थे। तो ये हुकूमतें क्या मैसेज दे रही हैं अपनी आवाम को? देखिए साहिब भाई, ये तो एक मैं समझता हूँ बतौर एक पाकिस्तान के शहरी और खासतौर पर कराची से ताल्लुक रखने के वाले पर्सन की हैसियत से मैं समझता हूँ यकीनी तौर पर मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इस दोस्त को बयान कर सकूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक शख्स जो है एक शख्स होता है और एक शख्स जो है वो शख्सियत बन के जीता है। तो उमर साहब जो थे वो शख्स नहीं थे, वो अपने आप में एक अंजुमन थे, अपने आप में एक इदारा थे, अपने आप में एक बहुत बड़े किरदार थे। लिहाजा ऐसे किरदारों का मुल्क के लिए होना इस तरह से मुल्क की सलामती होती है। तो मैं समझता हूँ मेरे पास तो ऐसी कोई अल्फाज नहीं है, इतनी मेरी कोई इल्मी काबिलियत है कि उमर शरीफ की शान को मैं आपके प्रोग्राम में चंद लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि उमर जो उनका नाम था उमर, वो वाकई किरदार भी उमर ही जैसे थे। तो जो हुकूमत ने किया, आप जो कह रहे हैं कि जो उनका एक शौक का ऐलान था, वो मसला ये है कि हमारे PM साहब जो या उनके अरकान जो है वो कभी कभार चीजें ऐलान करते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजों में हमारे लोग ऐसे मुलव्विस हैं जो ज्यादा इसके लिए बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो आप समझते हैं कि किस किस्म की मैं बात करना चाह रहा हूँ। अफसोस की बात है, इसके लिए चाहत नहीं करना चाहता इस मौके पर इस बात के ऊपर, लेकिन होना यह चाहिए था कि आज PM समेत तमाम लोगों को जनाजे में शिरकत करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया मीर समद, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ पेश किया। और उमर शरीफ साहब के लिए जिस तरह मीर ने भी कहा कि हमारे पास उनकी जाने के बाद कोई अल्फाज नहीं है। 1974 से लेके पाकिस्तान टेलीविजन समेत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और वो खुद में एक पर्सनालिटी थे, और कई उनके मदा और उनके स्टूडेंट आज उनकी हर एक आंख अश्कबार है। और हमने देखा कि किसके मन में क्या है, और उमर शरीफ साहब की जनाजे से लेके उनकी तदफीन भी शाह अब्दुल लतीफ और माजरत चाहूँगा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनको नसीब हुई, जो कि उनकी वसीयत भी थी कि मुझे यहीं पे मदफन किया जाए। और उमर शरीफ साहब और इस तरह के जितने भी हीरोज़ हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हैं, जो इस मुल्क को मिल्लत की खिदमत करता है, और हमारी आवाम, पाकिस्तान की आवाम उनकी सर्विसेज को बखूबी सराहती है, उनको ट्रिब्यूट पेश करती है।
मेरी और मेरी टीम और वीनस HD TV की भी जानिब से उमर शरीफ और उनकी तमाम फैमिली के लिए हम दुख में बराबर शरीक हैं। हमारी जानिब से भी पुरसा वो कबूल करें और उमर शरीफ साहब के लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उमर शरीफ साहब, ये मुल्क तुमसे है उमर शरीफ। ये पाकिस्तान और आपसे ही बहुत सारे लोगों ने सीखा और आप उनके लिए मशले राह हैं। इसी उम्मीद के साथ कि साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।